संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। प्रतियोगिता में आज कई खिलाड़ी भाग लेंगे और वो खासकर उन खेलों में भाग लेंगे जो काफ़ी कम संसाधनों में खेले जाते हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत कम आती है, जैसे कि लंबी कूद, धावक, कबड्डी, खो खो जैसे खेल हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एकल अभियान के केंद्रीय संगठन प्रभारी जी माधवेन जी, जिनसे हम बात करेंगे इस खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य क्या है और आगे इसको कहाँ तक ले जाने की योजना है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो इतने बड़े आयोजन के लिए आपको आभार। और इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? जैसे सरकारें भी योजनाएं खेल के लिए ला रही हैं, खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन इस प्रकार के प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? एकल विद्यालय जब प्रारंभ हुए थे आज से 34 वर्ष पूर्व, तो प्राथमिक शिक्षा को आधार बनाया था और उद्देश्य था ग्रामवासियों में, वनवासियों में शिक्षा के प्रति रुचि का जागरण करना। वो कार्य करते करते आज देश की स्थिति ऐसी बन सकी है कि साक्षरता की दर हमारी बहुत तीव्र गति के साथ बढ़ी है। हम काम करते करते हमारे ध्यान में आया कि प्राथमिक शिक्षा तो हम दे रहे हैं, किंतु जिस बात के लिए वनवासी, ग्रामवासी बच्चे प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, उस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। और वो विषय है इनके शारीरिक क्षमता का उपयोग। पूरे देश में भारत सरकार भी और अधिकांश प्रदेश सरकारें भी खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयत्न कर रही हैं। प्रयत्न का स्तर कैसा है आप समझ सकते हैं कि हम स्टेडियम खोजने चलते हैं तो स्टेडियम में ट्रैक नहीं मिलता है, ऐसा रखरखाव है स्टेडियम का। किंतु उसके बाद भी सरकार सराहना की पात्र है कि वो खेलकूद को बढ़ावा दे रही है। किंतु इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि भारत की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और सरकार के जितने टैलेंट सर्च के प्रयास हैं या खेल को बढ़ावा देने के प्रयास हैं, वो सबके सब जिला केंद्रों तक ही सीमित हैं। तो जो ये ग्रामवासी प्रतिभाएं हैं, इनका विकास हो ही नहीं पाता है, इनका हनन वही हो जाता है। इसलिए एकल अभियान ने विचार किया कि हम भारत के 4 लाख गांवों में अभ्युदय यूथ क्लब के नाम से खेल प्रकल्प प्रारंभ करेंगे। गांव के बच्चों को सर्वांगीण विकास की दृष्टि से खेलों के साथ जोड़ना, हम उनको अवसर प्रदान करेंगे। उसी दिशा में यह पहला प्रयास है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम किसी बच्चे से बात करते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस की बात करता है। कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मैं खेल खेलूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो इस जो संकल्प है, ये परिकल्पना, इसको हम कैसे बदलेंगे? हाँ, धारणा तो निश्चित रूप से बहुत विशेष बनी हुई है और उसके पीछे कारण भी है। अनेक वर्षों से समाज में ये धारणा बनी हुई थी कि खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। इस धारणा के वशीभूत अभिभावकों ने भी अपने बच्चों की कोचिंग, ट्यूशन पर ही बल दिया है कि वो बच्चे प्रतिभाशाली छात्र बन जाएं। किंतु हम जिन बच्चों पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। वहाँ कोचिंग या ट्यूशन जैसी अवधारणा अभी पहुँची नहीं है, या ये कह सकते हैं इसकी व्यवस्था वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन बच्चों के साथ ऐसी विशेष कठिनाई नहीं है, किंतु फिर भी आकर्षण स्थापित करने के लिए हमने प्रमाण पत्र और मेडल्स के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में कुछ कैश प्राइज भी जोड़े हैं, जिससे कि इन खिलाड़ियों में आकर्षण, खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ सके। आपने अभी खेलों के प्रति आकर्षण की बात की, तो हम अक्सर देखते हैं कि जब भी सरकार बजट पास करती है तो शिक्षा के लिए बजट आता है, सेना के लिए बजट आता है, रक्षा के लिए बजट आता है, मेडिकल के लिए बजट आता है, लेकिन कभी खेलों के लिए स्पेशल बजट नहीं आता। और यही मुख्य कारण है कि आज अभी हम आज यहाँ जितने खिलाड़ी मौजूद हैं, शायद वो संसाधन की कमी नहीं तो वो और भी खेलों में आगे होते। तो इसको कैसे देखते हैं? ये बात महत्वपूर्ण है। जब अनेक विषयों के लिए
बजट निर्धारित है शासन का, तो खेलों के लिए भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए, प्रतिष्ठा के लिए खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जहां इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिलती है, वहीं हमारे देश के भावी नागरिक बलवान भी बनते हैं, स्वस्थ भी होते हैं। इसलिए इसके बजट की ओर ध्यान देना चाहिए। आपने कहा कि हमने 4 लाख गाँव में इस योजना को बढ़ाने के लिए आगे काम किया, लेकिन हम देखें तो अभी नॉर्थ ईस्ट में थोड़े से खेलों में भारत ने अच्छा किया है और ये हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्य थोड़े से बड़े, लेकिन आज भी मध्य भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पे अभी भी खिलाड़ियों का अभाव है, खेल संसाधनों के अभाव हैं। तो इसको कैसे आगे? वास्तव में ये यहाँ के शासन को ध्यान देना पड़ेगा। मध्य भारत के जो प्रदेश हैं, यह कहें हिंदी भाषी बेल्ट है, इस बेल्ट के शासकों को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में वहाँ की जनता ने भी और वहाँ के शासनकर्ताओं ने भी ध्यान दिया है, इसलिए वहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच पा रहे हैं। मध्य भारत के शासन में बैठे लोगों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, मेरा भी उनसे ये निवेदन है। आज एशियाई खेलों में भारत ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, 100 से ज़्यादा मेडल पहली बार लाए हैं और उन खेलों में लाए हैं जो भारत के अधिकांश क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। क्रिकेट प्रचलित है, क्रिकेट के अलावा भी अब देखिए नीरज चोपड़ा ने इतना अच्छा कमाल किया, जब पहले भाला फेंक कुछ ही जगहों तक सीमित थी। तो ऐसे में ये खेल आगे बढ़ रहे हैं, तो एकल कैसे इन खेलों को, उन बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है? एकल ने जो योजना बनाई है, हम जो आधारभूत खेल होते हैं जैसे योग, एथलेटिक्स के अंतर्गत कुछ दौड़ें, लंबी कूद, ऊंची कूद, कुश्ती और कबड्डी, ये खेल ऐसे हैं जिनमें सर्वांगीण विकास होता है। ऐसे खेलों को आधार बनाकर कार्य प्रारंभ किया है। जो खिलाड़ी इन खेलों में रुचि लेकर आगे बढ़ सकेंगे, निश्चित रूप से वो अन्य जिस खेल की ओर भी बढ़ना चाहेंगे उसमें सफल हो सकेंगे, क्योंकि उनका शारीरिक विकास उचित दृष्टि से हो सकेगा। आज तो संभाग स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता है, इसके बाद ये प्रतियोगिता आगे कहाँ तक जाएगी और इसका समापन कहाँ होना है? इस समय पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में संभाग स्तरीय खेलकूद समारोह आयोजित हो रहे हैं। दिसंबर अंत तक यह क्रम चलेगा। जनवरी अंतिम सप्ताह 19, 20, 21, 22 जनवरी में महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर में अखिल भारतीय खेलकूद समारोह आयोजित हो रहा है। वहां तक ये सारी टीमें पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो खेलेगा भारत, खिलेगा भारत की अवधारणा लेकर एकल अभियान की अभ्युदय यूथ क्लब इस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है और इसका एक ही माध्यम है कि ग्रामीण वनवासी इलाकों के से जो खिलाड़ी खेल नहीं पाते, जो जिनके पास संसाधन नहीं होते, वो खेलों में आगे बढ़ें और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाएं।